All right, guys. Chalo. Very good afternoon, guys. Okay, so we are starting with the very first lecture of accountancy. Okay, अब ये मैं आपको एश्योर करता हूँ, जितना इंटरेस्टिंग आपको 11th का अकाउंटेंसी लगा उससे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग अपना 12th का अकाउंटेंसी है. राइट, आप सब लोग कॉमर्स स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली आप सबसे ज़्यादा प्यार किसको करते हैं? पैसे को करते हैं. समझ में आ रहा है क्या? ऑब्वियस है ना, पहला प्यार पैसा, शादी होने से पहले. लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है भाई. कल आऊँगा नहीं आऊँगा गारंटी ख़त्म हो जाएगी. ओके हाँ, बट ये श्योर है कि मैक्सिमम टॉपिक में काम क्या है पता है क्या? प्रॉफिट निकालना है, फाइनेंशियल पोजीशन पे आना है, या फिर अगर कोई पार्टनर की एडमिशन हुई है तो उसका शेयर निकालो, कोई पार्टनर का रिटायरमेंट हुआ है तो उसको कितना अमाउंट देना है निकालो. एंड इन सब प्रोसेस में ना एक ऐसी जो प्रोसेस हम फॉलो, इन सब टॉपिक्स में मैं एक प्रोसेस फॉलो करने वाले ना जो जेन्युइनली बहुत इंटरेस्टिंग है. जो लोग आगे जाके सीए कर रहे हैं, आप तो मान लो कि आपका बहुत बड़ा बेस क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, बिकॉज ये एज इट इज़ आपको आगे फाउंडेशन में एज इट इज़ आता है. एडवांस लेवल बढ़ने वाली है, बट ये बेस एज इट इज़ पूरा की पूरा रिपीट होने वाला है. आया समझ में? सो दोज आर प्लानिंग फॉर सीए, मेक श्योर कि ये आपके लिए फ्यूचर के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है. जो लोग ट्वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अपन इसको पढ़ ही रहे हैं. अब जनरल प्रोसीजर क्या है ना कि हम पहले दिन वो पेपर फॉर्मेट वगैरह, मेरी जनरल प्रोसेसिंग में पेपर फॉर्मेट सबसे लास्ट में डिस्कस करता हूँ. रीज़न बिंग क्या है कि अगर मैंने आपको आज ही बता दिया कि यूनिवर्सिटी का पेपर फॉर्मेट क्या है, जैसे जनरली कुछ लोग करते हैं, तो हो क्या जाएगा, आपके दिमाग में हर एक टॉपिक एक पर्सपेक्टिव डेवलप हो जाएगा कि ये टॉपिक इसको ऑप्शन में है, तो फिर एडमिशन करना है कि रिटायरमेंट करना है कि डेथ. ऑटोमेटिक जब आपको पता है ना कि वो चीज़ ऑप्शन में, तो आपका सीरियसनेस क्या हो जाता है? कम हो जाता है क्या? मैं चाहता हूँ हमारा हर एक स्टूडेंट जब भी पेपर देखे, आप क्वेश्चन को चूज करोगे. पूरा पेपर आपको आ रहा है, आपकी मर्जी, आप उसमें से क्या सॉल्व करोगे. एंड इसके लिए अपने को सारे के सारे टॉपिक्स डिटेल में पढ़ने हैं. एंड इसलिए पेपर फॉर्मेट कब डिस्कस होगा? पूरा सिलेबस होने के बाद. फिर आप तय कर लो कि आपको पेपर में कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. बट क्लास में पूरी तरह से सिलेबस खत्म होने के बाद मैं आपको एक दिन पेपर फॉर्मेट बताऊंगा कि किसके लिए क्या ऑप्शन आता है करके. दिमाग में गया क्या? ओके, स्टार्ट करते हैं. 11th स्टैंडर्ड में गाइस अपने ओसी जो पढ़ा उसमें आपको फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, शायद टॉपिक नंबर 4, उसमें आपको पार्टनरशिप फॉर्म था क्या? तो अगर आपने उसी में रिवीजन किया होगा तो वो डेफिनेशन आपको बाय हार्ट हुआ रहेगा. छुट्टियों के बाद वो डेफिनेशन याद है कि नहीं है? नहीं है तो छुट्टियों में इतनी कांड क्या होगा भाई, तो कहाँ 11th याद रहेगा? किसी को तो याद होगा. पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस कैरिड ऑन बाय ऑल. कुछ अरे एक भी नहीं. इस बार मेरे को रिवीजन का थोड़ा सा जो प्लानिंग है वो चेंज करना पड़ेगा. राइट, चलो ठीक है. अभी तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन डिस्कस कर रहा हूँ. ओके, बट ये डेफिनेशन आप ऑलरेडी एक बार पढ़ चुके हो. ओके, वही अपन डिस्कस करने वाले. शुरुआत करते हैं. पहला जो टॉपिक है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप. अब आप बोलेंगे कि सर पार्टनरशिप की इंट्रोडक्शन क्या हम पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं. पार्टनर्स होते हैं, देन उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग होता है, देन पार्टनर को अमाउंट ड्रॉ करने का अधिकार है, प्रॉफिट उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, पार्टनर को सैलरी दे सकते, कमीशन दे सकते. अरे बट ये किसकी बुनियाद पे? इसका लीगल सब्सटेंस क्या है और अकाउंटिंग में हम उसको कैसे यूज़ करेंगे? तो ये जो टॉपिक नंबर 1 है ये 70% थेरोटिकल है. आया समझ में? एंड 30% फिर उसमें सम्स आएंगे. तो थेरोटिकल है करके आपने इसको इग्नोर किया, ऐसा मत करो. पता है थोड़ा सा मोनोटोनस हो सकता है, बट अपने को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा. शुरुआत करते हैं. मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप. अभी देखो ना, इमेज ही उन्होंने एकदम प्रॉपर बना के दिया है क्या? बिल्कुल पेज नंबर उन प्रोजेक्ट ऑन कर दो. ब्लू लाइट आ रहा है क्या? अभी आए क्या? ओके, लास्ट बेंच क्लियर है या ब्राइटनेस बढ़ाओ थोड़ा? हर एक फॉन्ट क्लियर है या ब्राइटनेस बढ़ाओ? ब्राइटनेस बढ़ाना है.
डन। इसके ऊपर जाना पता नहीं जाएगा नहीं जाएगा, अभी एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। ओके, शुरुआत करते हैं। आप कोई भी बिजनेस करो, आप सबको होता है कि अकेले आज काम करना ये इतना प्रैक्टिकली मतलब सही है कि गलत है, इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव है। बट इफ यू वांट टू ग्रो फास्ट यू शुड हैव पार्टनर्स कि जिनके हेल्प से, बिकॉज कैसे ना कि आप अकेले बिजनेस करोगे, आप कहाँ ध्यान दोगे? ठीक है, आप मैनेजमेंट में वर्सेटाइल हो, आप कैसे अच्छे लोगों की टीम है, बट शुरुआत में कभी अच्छी टीम नहीं होती है। एज अ प्रोपराइटर आपको आना पड़ेगा, फंड लाने पड़ेंगे, फिर वो आप टीम डेवलप करोगे, फिर वो टीम 5-10 साल के बाद डेवलप होगी एंड देन विल स्टार्ट एंजॉइंग फ्रूट्स ऑफ दैट बिजनेस। बट भाई आप मुझे बताओ, क्या सच में 10 और 15 साल तक इतनी सारी चीज़ें करने से अच्छा अगर आप एक ऐसे ग्रुप से बिलोंग या फिर अगर आपके कॉन्टैक्ट में कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनकी अपनी अपनी एक्सपर्टाइज है, तो शायद आप एक साथ आके भी बिजनेस कंडक्ट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक दोस्त है कि जिसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी बहुत बड़ी है, आपका एक दोस्त है कि जो बहुत बोल बच्चन है, आपका एक दोस्त है उसके पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट बहुत अच्छे हैं, बन गया कॉम्बिनेशन। एक जो बोल बच्चन है मार्केट संभाल रहा है, फाइनेंशियल वाला बोल रहा है कितना पैसा चाहिए ये बोलो, और जिसके पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट है वो काम लेके आ रहा है। सच में हमारा एक क्लाइंट ऐसा है। 3 कॉम्बिनेशन है, तीनों बट गाइज इतना सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल चला रहे हैं, अलग अलग गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं। अब आप मुझे बताओ, अगर यही काम एक आदमी को करना होता शायद उसके लाइफ के 5-10 साल चले जाते, तब ये सारी सिस्टम आती। तो पार्टनरशिप के अपने बेनिफिट बहुत है, प्रोवाइडेड आप कौन से लोगों के साथ काम करते हो। अल्टीमेटली जब आप पार्टनरशिप फॉर्म करेंगे, ये तो श्योर है 2 या फिर 2 से ज़्यादा लोग एक साथ आएंगे। सिंगल पर्सन पार्टनरशिप कहाँ से फॉर्म करेगा? तो पार्टनरशिप में मिनिमम 2 लोग रहेंगे या फिर उससे ज़्यादा लोग रहेंगे, एक साथ आएंगे, बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट करेंगे, और जो बिजनेस एक्टिविटी वो कंडक्ट करेंगे उसका प्रॉफिट वो अपने बीच में शेयर करेंगे। प्रॉफिट कैसे शेयर करना चाहिए, ये उनके बीच में जो तय हुए वाला एग्रीमेंट है, पार्टनरशिप के लिए जो एग्रीमेंट तय हुआ है उसको हम पार्टनरशिप एग्रीमेंट बोलते हैं। सारी बेसिक चीज़ें आपको पता है कि नहीं पता है, यही सारी अभी हम पढ़ने जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। पार्टनरशिप इज एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर देयर इज अ एसोसिएशन ऑफ 2 or more person coming together to carry on a business with a view to share profit and losses of the firm। कि फर्म के प्रॉफिट और लॉस शेयर करने के लिए 2 या फिर 2 से ज़्यादा लोग जब एसोसिएशन बनाएंगे दैट विल बी पार्टनरशिप। बट गाइज आप मुझे बताओ, अब अगर आप पूरे इंडिया के लिए एक बिजनेस फॉर्म निकाल रहे हो कि अब आप मुझे बताओ, जैसे कि इंडिया में कितने सारे लोग हैं कि जो पार्टनरशिप में बिजनेस करें। सो डोंट यू थिंक कि अगर इतने सारे लोग पार्टनरशिप में बिजनेस करेंगे तो कोई एक स्पेशल एक्ट होना चाहिए कि जो उस चीज़ को गवर्न करेगा। बिकॉज गाइज पार्टनरशिप फॉर्म करना ईजी है, शुरुआत करना ईजी है, बट हमेशा हम लोगों को बोलते हैं कि आपका एग्जिट प्लान भी हमेशा तैयार होना चाहिए कि व्हाट इफ आगे जाके नहीं जमा। हो सकता है ना, पॉसिबल है ना कि मान लो 3 पार्टनर थे, 3 पार्टनर ने शुरुआत में एक अच्छा बिजनेस की, एक साथ बहुत काम करेंगे 1.5-2 साल तक उनका बिजनेस सच में बहुत अच्छा चला, और 3rd ईयर मान लो उनके बीच में कुछ डिस्प्यूट हो गए। अब 2 साल में जितनी ग्रोथ हुई है, डिस्प्यूट हो गए, अब साथ में काम नहीं करना है, अब क्या? समझ में आ रहा है? एंड इसलिए जनरली प्रैक्टिकल लाइफ में आप जब भी किसी के लिए पार्टनरशिप फॉर्म करोगे, मेक श्योर सब लोगों को साथ में बिठा के, जैसे आपने उनका पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया है एक साथ आने के लिए, वैसे उनके साथ एग्जिट होने पर चीज़ें क्या होगी ये भी आपने डिस्कस करना ज़रूरी है। अगर आप एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस करते हो। लोगों को रूड लगता है, लोगों को इमोशनली हर्ट होता है ना। मतलब ये देखो, ये सिच्युएशन कैसी हो गई की बंदा शादी के लिए जा रहा है और स्टेज पे जाके बोल रहा है बघ लग्न तर करतोय पण डिवोर्सच्या पण प्रोविजन डिस्कस केले आहेत का? असंच होणार ना। पार्टनरशिप केस गई इतनी इमोशनल अटैचमेंट नहीं है कि आप लोगों की फीलिंग का ध्यान रखो। पार्टनर सामने बिठाओ, ये टर्म्स पे एक साथ आ रहे, ये टर्म्स पे एग्रीमेंट हो रहा है, कल अगर तुम्हारा नहीं जमा तो ये एग्जिट प्लान है, इसके हिसाब से सबको चलना होगा। वी हैव सीन बड़े बड़े बिजनेस डिस्ट्रॉय हो चुके हैं पर्सनल ईगो के कारण। ये आपको क्यों समझा रहा हूँ, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में भी अपने को क्या चीज़ों का ख्याल रखना है, ध्यान में रहना चाहिए। तो पार्टनरशिप फॉर्म हुआ है, एंड अभी अगर पार्टनरशिप फॉर्म होने के बाद उसमें अगर क्या चीज़ें होनी चाहिए, कैसे चलनी चाहिए, उसके रूल्स क्या, उसके रेगुलेशंस क्या, ये भी तो बनना ज़रूरी है कि नहीं है। एंड इसीलिए जैसे ही पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, वैसे उसके लिए एक स्पेशल एक्ट है जिसका नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। और पार्टनरशिप के लिए क्या प्रोविजंस अप्लाई होंगे, पार्टनरशिप में क्या क्या लीगल प्रोविजंस हम देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें अपने को कहाँ पे देखने मिलेगी, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में देखने मिलेगी। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का जो सेक्शन 4 है वो डिफाइन करता है पार्टनरशिप को। एंड ये सेम डेफिनेशन आप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स में पढ़ चुके हो क्या? डेफिनेशन इज
Partnership is the relation between the persons who have agreed to share the profit of the business carried on by all or any one of them acting for all. कि कोई भी ऐसा बिजनेस जो सब लोग मिलके चला रहे या फिर सब में से कोई एक बाकी के बिहाफ पे चला रहा है. बिजनेस चलाने का पहला अल्टीमेट पर्पज क्या है कि वो इस बिजनेस का प्रॉफिट या फिर लॉस शेयर करना चाहते हैं. यही डेफिनेशन देखा था कि नहीं देखा था? तो वर्ड ऑलरेडी हुआ है. एक बार वापस देखेंगे कि पार्टनरशिप ये कुछ लोगों के बीच में ऐसी रिलेशनशिप है जो लोग जो बिजनेस कंडक्ट कर रहे हैं उसका प्रॉफिट शेयर करेंगे. वो बिजनेस एक तो सब लोग चलाएंगे या फिर उनमें से कोई भी एक बंदा सबके बिहाफ पे चलाएगा. कैरिड ऑन बाय all or one of them acting for all. Moving ahead. According to Professor Andy, partnership is the relation existing between the person competent to make the contract. Most important. अगर आपको पार्टनरशिप करनी है आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? If you want to form a partnership, very first thing that you need to do is agreement. Agreement मतलब कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक कॉम्पिटेंट होने चाहिए. अगर आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से कॉम्पिटेंट ही नहीं है तो आप पार्टनर बन ही नहीं सकते ना. तो प्रोफेसर एंडी ने डेफिनेशन में क्या बताया है कि पार्टनरशिप जो भी है इट इज अ रिलेशन. पार्टनरशिप इज अ रिलेशन एग्जिस्टिंग किसके बीच में? पर्सन्स के बीच में. ऐसे पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट है मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक है. हु एग्रीज टू carry on a lawful business in common with a view to earn private gain. जो क्या करे वो लोग क्या कर रहे? बिजनेस कर रहे. क्यों बिजनेस कर रहे? बिकॉज उनको प्राइवेट गेन अर्न करना. अरे बिजनेस का अल्टीमेट पर्पज तो प्राइवेट गेन ही है ना. समाज सेवा के लिए कोई बिजनेस करेगा क्या? वो तो फिर वो कोई तो दूसरा ऑर्गेनाइजेशन खोल सकता है नॉट फॉर प्रॉफिट. बिजनेस करे तो प्रॉफिट अर्न करने हमारा पहला इंटेंशन होगा ना. राइट. मूविंग अहेड. फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म. अब अगर आप पूछेंगे कि सर एज अ पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन उसके क्या क्या फीचर्स है? वेरी फर्स्ट फीचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज एग्रीमेंट. पार्टनरशिप में जब भी पार्टनर्स एक साथ आके काम करेंगे उनके बीच में एग्रीमेंट होना जरूरी है. सर मतलब विदाउट एग्रीमेंट पार्टनरशिप फॉर्म होना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. अब आपको वो उसमें आपको उसमें पढ़ाया होगा ओरल एग्रीमेंट, रिटन एग्रीमेंट. पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पार्टनरशिप इज अ रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स. इट कुड बी रिटन और ओरल. मतलब रिटन एग्रीमेंट रहा तो भी चलेगा, ओरल एग्रीमेंट रहा तो भी चलेगा. बट महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज कंपल्सरी. राइट. एंड महाराष्ट्र में पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है करके आपको एग्रीमेंट रिटर्न ही करना पड़ता है. तो महाराष्ट्र में ओरल एग्रीमेंट अलाउड नहीं. फिर आप बोलेंगे सर महाराष्ट्र के बाहर अलाउड रहा तो भी कभी सजेस्ट मत करना. बिकॉज गाइज आज की दुनिया मतलब अपन कोई वो भगवान का जो जनरेशन था तब अपन नहीं है कि मैंने ज़बान दे दी अब मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ मर जाऊँगा. अरे भाड़ में गया. आज की जनरेशन क्या है? आज की जनरेशन फर्स्ट बेंच पे बैठ के कुछ बोलेगी, बाजू वाला बंदा हट गया उसका ओपिनियन चेंज हो जाएगा. येस और नो. क्लास में किसी दोस्त ने एक बोला, क्लास के बाहर क्या मैंने बोला ही नहीं था. हुआ है कि नहीं हुआ? कभी एक्सपीरियंस ऐसे हुआ है कि नहीं हुआ है? तो जहाँ पे पैसों की बात होगी आपको लगता है ओरल एग्रीमेंट पे काम बनेगा? ओरल एग्रीमेंट छोड़ ही दो. रिटर्न. अरे कभी कभी तो लोग रिटर्न एग्रीमेंट भी एक्सेप्ट नहीं करते. झगड़े देखे हमने, ये एग्रीमेंट में था ही नहीं. अरे मेरा साहब आपने अपना अंगूठा लगाया हुआ है, मेरा अंगूठा निकालो. मैं तुझे बापन ठेवलेला अंगूठा कर. कुछ भी बोलेगा हम सुनेंगे. कुछ तो लॉजिक बनना ही. अरे झगड़ा कर दे. अरे लोग इधर रिटर्न एग्रीमेंट मानने को तैयार नहीं है. तुम बोल रहे लोग जुबान पे भरोसा रखो. कोई नहीं, जुबान विबान कुछ नहीं होता है. 2 ओरल एग्रीमेंट अलाउड है. हम काम करेंगे रिटर्न एग्रीमेंट से. अ रिटर्न एग्रीमेंट इज प्रेफर्ड सो दैट इट कैन बी यूज्ड एज अ प्रूफ इन द कोर्ट ऑफ लॉ. कल जाके अगर कोई डिस्प्यूट होती है तो रिटर्न एग्रीमेंट हम कोर्ट में प्रूफ के तौर पे सबमिट कर सकते हैं. एंड सच रिटर्न एग्रीमेंट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड. और जो भी रिटर्न एग्रीमेंट पार्टनर्स के बीच में होगा हम उसको क्या कहेंगे? पार्टनरशिप डीड. नंबर ऑफ पार्टनर्स. अब ध्यान दो, अगर आपको पार्टनरशिप फॉर्म करना है मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स आर 2. राइट. 2 minimum 2 partners are needed to start the partnership firm and maximum number of partners are 50 according to the Companies Act. पहले कितने थे? 20. ओके. पर जब कंपनीज एक्ट अमेंड हुई तो उसके बाद में उसमें पार्टनरशिप में कितने पार्टनर्स लेने का अधिकार है? 50 तक जाना भी प्रैक्टिकली सही नहीं है. बिकॉज कितने लोगों को मैनेज करोगे आप डिसीजन मेकिंग में?
तो 50 तक जाना प्रैक्टिकली सही नहीं है, बट हाँ वी हैव सीन फ्रॉम दे आर वर्किंग विथ 4 to 7 पार्टनर्स। और 7 पार्टनर्स कब की, जो प्रोजेक्ट एकदम ही बड़ा है, जैसे अभी एक जो हमारा अभी का मैंने आपको बोला ना 3 लोग हैं, वो उनका भी एक प्रोजेक्ट है कि वो उन्होंने क्या किया कि एक ही जगह पे प्राइम प्लेस पे 1.5 एकड़ जगह लिया, जिसका जगह का ही कॉस्ट अराउंड 150 करोड़ है। तो अब मतलब बेसिकली ये यहाँ से बिलोंग नहीं करते हैं, हिंजेवाड़ी के वगैरह एरिया में उनके ज़्यादा काम चलते हैं। तो यहाँ पे ठीक है कि 3-4 लोग काम करें समझ, बट 50 लोगों के पार्टनरशिप से अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हो तो बेस्ट वे है कि आप कुछ लोगों को स्लीपिंग पार्टनर बना दो। मतलब तू पैसा लगा बट तू बार बार आएगा नहीं पूछने के लिए, बिकॉज कितने लोगों को आप आंसर दोगे। एज ए एक्टिव पार्टनर 4 लोगों ने काम करना है, रवे ने पैसे ला के शांत रहना है, दैट इज़ पॉसिबल, बट जनरली इतने पार्टनर से काम करना प्रैक्टिकली डिफिकल्ट है। लॉफुल बिजनेस। थर्ड फीचर क्या है पार्टनरशिप का, कि पार्टनरशिप जो भी बिजनेस करेगी वो क्या करेगी, लॉफुल। समझ में आ रहा है क्या, लीगल बिजनेस करना है। ओके तो बिजनेस अंडरटेकन बाय पार्टनरशिप शुड बी लॉफुल, इट कैन नॉट अंडरटेक अ बिजनेस विच इज नॉट अलाउड बाय द स्टेट। तो थर्ड फीचर है कि आप पार्टनरशिप फॉर्म करो, आप बिजनेस करो, बट आप वही बिजनेस करोगे जिसकी परमिशन सरकार देती है। आया क्या समझ में। कल आपने बोला सर हम 4 लोग एक साथ आके बिजनेस फॉर्म कर रहे हैं, हमने बोला क्या फॉर्म करें सर, कुछ नहीं, बॉम्ब बनाएंगे, जहाँ चाहे जहाँ उड़ाएंगे। मतलब भैया ये आपकी पार्टनरशिप नहीं हो सकती है, बिकॉज बेसिकली आप अपनी पार्टनरशिप एक्ट की प्रोविजो को ही कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो कि वो बोल रहे हैं लॉफुल बिजनेस करना है, अनलॉफुल बिजनेस अलाउड नहीं है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर से डिस्प्यूट होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। एंड इसलिए फर्स्ट डे जब आप एग्रीमेंट बना रहे हो तब सारे पार्टनर से क्लियर कर लो भाई कौन कितना पैसा लगा रहा है, कौन कितना काम करने वाला है, किसका कितना कंट्रीब्यूशन है, किसके कितने कॉन्टैक्ट है। बिकॉज है ना, आप बच्चों का मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है, सर मैंने ज़्यादा पैसा लगाया तो मुझे ज़्यादा रिटर्न मिलना चाहिए। गाइस प्रैक्टिकल वर्ल्ड ऐसा नहीं है। दो मैं मानता हूँ कि एक पार्टनर ने पैसा ज़्यादा लगाया, बट दूसरा पार्टनर जो कॉन्टैक्ट लगा रहा है उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट आ रहे, तो हाउ कम आप सिर्फ पैसों के ऊपर डिसाइड कर सकते हो कि उसको इतना शेयर मिलना चाहिए। एंड इसीलिए एक तो पार्टनर्स के बीच में क्लियर रहना चाहिए हमारा पीएसआर क्या होगा। पीएसआर स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एंड वही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप एग्रीमेंट में मेंशन करेंगे। मान लो आपने पार्टनर्स के साथ डिस्कस किया, पार्टनर के बीच में कुछ कॉमन कंक्लूजन नहीं निकला, आपने पार्टनरशिप का एग्रीमेंट बना दिया। एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाने के बाद आप उसमें पीएसआर मेंशन करना भूल गए, सर अब क्या होगा, अब कुछ नहीं होगा। जो भी प्रॉफिट है विल बी शेयर्ड बाय ऑल द पार्टनर्स इक्वली। अब उसको हम चेंज, मतलब अब एग्रीमेंट में नहीं है, अगर कोई भी चीज़ एग्रीमेंट में मेंशन नहीं है तो इसको हम रूल अप्लाई करेंगे पार्टनरशिप एक्ट का। आई रिपीट, जो चीज़ पार्टनरशिप एग्रीमेंट में नहीं है उसको हम किसका रूल अप्लाई करेंगे। एंड पार्टनरशिप एक्ट का रूल क्या है कि इन केस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट एग्रीड इन एग्रीमेंट, इज नॉट गिवन इन एग्रीमेंट, पार्टनर विल शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। सबके समझ में आया क्या। मूविंग अहेड, अनलिमिटेड, द पर्पज ऑफ पार्टनरशिप इज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। पार्टनर हैव टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस अकॉर्डिंग टू द रेशियो गिवन इन द एग्रीमेंट। इफ द एग्रीमेंट इज साइलेंट अबाउट द रेशियो देन प्रॉफिट एंड लॉस विल बी इक्वल। एग्रीमेंट इज साइलेंट मतलब एग्रीमेंट में पीएसआर दिया हुआ नहीं है, तो पीएसआर क्या होगा, इक्वल। अनलिमिटेड लायबिलिटी, अब ये क्या है गाइज, इशू इज अगर आपके सारे पार्टनर मेजर है, माइनर नहीं, मतलब ये क्लॉज सिर्फ किसको एप्लीकेबल नहीं है, माइनर को, बिकॉज माइनर की लायबिलिटी लिमिटेड है। और जो पार्टनर माइनर नहीं है, सारे मेजर पार्टनर की लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड। सर लायबिलिटी अनलिमिटेड इसका मीनिंग क्या होता है, शायद उसी में आपने पढ़ा भी होगा, इसके पहले वापस थोड़ा सा देखेंगे कि गाइज 4 लोग मिलके बिजनेस चला रहे, एंड 4 लोग मिलके बिजनेस चला रहे, एंड बिजनेस में मान लो घाटा हो गया, एंड लायबिलिटीज आर मोर देन एसेट्स। अब लायबिलिटी अगर एसेट से ज़्यादा है तो आप सारे एसेट बेच भी देंगे तो आपकी लायबिलिटी पूरी पे होने वाली नहीं। एंड अब आपको पता चला कि सर बिजनेस के एसेट बेच के भी बिजनेस की लायबिलिटी पूरी नहीं पे हो रही है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, एज अ पार्टनर आपकी जो भी सारी पर्सनल एसेट्स है उठाओ और बेच दो। सर मतलब पार्टनरशिप में पार्टनर की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड है। आप ऐसा नहीं बोल सकते, देखो बिजनेस था, बिजनेस के एसेट बेचे, एसेट बेच के जो पैसा है आपको दे दिया, अब बिजनेस के पास एसेट ही नहीं था, हम आपका पैसा कहाँ से दें। आपका पैसा कहाँ से दे, नहीं, आप पार्टनर हो ना, आप अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी दाव पे लगाओ। मतलब अगर, और इसीलिए पार्टनर को वाइजली चूज क्यों करना है,
3 पार्टनर है, एक ने भी गड़बड़ की ना, ऑटोमेटिक रहे हुए 2 मरने वाले। बिकॉज लॉ ये नहीं सोचेगी तूने गड़बड़ की है तो ये 2 नहीं, तीनों मेजर पार्टनर है। अब मैंने तो एक इंसिडेंस ऐसा भी देखा हुआ है कि जो पार्टनर ने गड़बड़ की वो तो पहले से फकीर था, ऑनेस्टली, इसीलिए गड़बड़ की ना, एथिकली सही नहीं था बंदा, उसने गलत वे से गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लिया, उसके लिए डिपॉजिट भरे, अरे बहुत गड़बड़ करते लोग, मतलब कहाँ से आता है ऐसा एटीट्यूड पता नहीं। बट फॉर्चुनेटली क्या है ना कि जो भी अब आर्टिकलशिप बोलो या फिर उसके बाद में जो कुछ थोड़े दिन का प्रैक्टिस है उसमें सारी चीज़ें बहुत ऑब्जर्व करने मिली। तो 3 पार्टनर है, एक पार्टनर जो पहले से थोड़ा सा गड़बड़ वाला था, उसको जुगाड़ू काम बहुत पसंद था, तो कहीं तो कॉन्ट्रैक्ट में पैसे लगा, शॉर्टकट मनी एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल, तो ऑलरेडी उसका पर्सनल तो सब खत्म हो ही गया था। उसने पार्टनरशिप एग्रीमेंट में पार्टनर्स के मतलब पार्टनरशिप के नाम के नीचे कॉन्ट्रैक्ट्स लिए, एंड ये 2 पार्टनर थोड़े से निवान थे कि उनको लगा ऐसा होगा नहीं। जिस दिन सामने आया उस दिन पता चला कि बिजनेस के ऑब्लिगेशंस मतलब लाइबिलिटीज़ 3-4 करोड़ के आसपास है, एंड बिजनेस के आस उतने एसेट ही नहीं है। अब ऑब्वियसली कि जो भी आपके क्रेडिटर है वो आपके अगेंस्ट दावा करेंगे, केस फाइल करेंगे, एंड अब आप अपने बिजनेस के एसेट बेचते भी हो तो आपका आ रहे 1.5 करोड़ और आपकी लाइबिलिटी मान लो 3.5 करोड़ है, तो ऊपर के 2 करोड़ आप पे कर सकते हो क्या? बिजनेसेबल है क्या? नहीं है। कांड किया किसने? पार्टनर नंबर 3 ने। उसकी पर्सनल लाइबिलिटी उतनी है, उसकी पर्सनल एसेट उतनी है क्या? नहीं। 3 तो ऐसे भी गया, 2 को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी, फर्स्ट एंड सेकेंड पार्टनर। तो फर्स्ट एंड सेकेंड पार्टनर के मान लो दादाजी ने अगर विरासत में कोई उसको बंगलो दिया होगा तो वो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के उसको पार्टनरशिप लाइबिलिटी पे करनी पड़ेगी। आपको अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मीनिंग समझ में आया क्या? तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी हम दाव पे लगाएंगे, बट पार्टनरशिप की लाइबिलिटी आपको पूरी पे करनी होगी। आया क्या समझ में? मूविंग अहेड, द लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इज अनलिमिटेड एंड सेवरल दैट इज पार्टनर आर लाइबल टू द लास्ट रुपी टिल द लास्ट रुपी इन देयर पॉकेट। एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोला है क्या? मतलब पार्टनर भिखारी होने तक वो पूरी अमाउंट पे करेगा। जिस दिन अब उसको पता मेरे पास भी कुछ बचा नहीं है, हाँ नहीं, इसीलिए तो ना माइनर का एप्लीकेबल नहीं है। माइनर की लाइबिलिटी उतनी रहेगी जितने लिए उसको एंट्री दिया गया था। माइनर बेसिकली माइनर एग्रीमेंट के लिए कॉम्पिटेंट ही नहीं, इसीलिए माइनर को जो प्रोविजंस एप्लीकेबल है ना वो थोड़े से चेंज हो जाते हैं। ओके, if asset of the business is not sufficient to pay liabilities, personal property of the partner can be used. If any one of the partner is declared insolvent, then his liability will be borne by the solvent partner. अब मान लो कि 3 पार्टनर थे, अब ये सारी झंझट में जो 2 करोड़ का एडिशनल लाइबिलिटी निकला वो बिजनेस पे कर सकता है क्या? अब ये 2 करोड़ का किसको पे करना पड़ेगा? अब इस चक्कर में थर्ड पार्टनर हो गया इंसॉल्वेंट, तो उसकी जो लॉस है वो किसको बेयर करनी पड़ेगी? 1 और 2 को। मतलब जब तक आपके पास एक भी पार्टनर सॉल्वेंट बचता है, लॉ उसको कंसिडर करने वाला नहीं है। लॉ उसके पास से पैसा वसूल करेगा, और करना भी चाहिए ना, बिकॉज अल्टीमेटली नुकसान किसका है? जो लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया। फॉर एग्जांपल अगर अपन ने उस फर्म को माल सप्लाई किया होगा तो अपन क्यों नुकसान सहन करें? उनके बीच का जो भी प्रॉब्लम है अपन, वी कैन नॉट बी विक्टिम ना, अपने को अपना पैसा मिलना चाहिए। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज कंपल्सरी ओनली इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 April 2005. According to Indian Partnership Act, registration of partnership firm is optional. It means a firm may or may not be registered. Registration of the firm merely certifies its existence and is a process of entering the name of partnership firm in the register of registrar. पूरे इंडिया की बात करते हैं तो पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र में कंपलसरी है, बाकी के स्टेट में कंपलसरी नहीं है। बट रजिस्ट्रेशन होना पार्टनरशिप का ये सिर्फ उसकी एग्जिस्टेंस को प्रूव करता है, एंड जब आप पार्टनरशिप को रजिस्टर करते हो तो आपका जो नाम है वो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, मतलब पूरे महाराष्ट्र में जितने भी फर्म्स हैं ना उनकी रजिस्टर में उनका नाम ऐड किया जाएगा। आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपकी फर्म रजिस्टर है। आया समझ में? जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, ईच पार्टनर इज अ जॉइंट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, सो नो पार्टनर कैन यूज प्रॉपर्टी फॉर पर्सनल यूज. All partners have equal right in managing the firm, so all the partners are jointly responsible for the management of the firm. सारे पार्टनर फर्म के सारे प्रॉपर्टीज को जॉइंटली ओन करेंगे, मैनेजमेंट जॉइंटली देखेंगे, सारे पार्टनर का मैनेजमेंट में जॉइंटली इंटरफेयर करने का अधिकार है. मूविंग अहेड, प्रिंसिपल एंड एजेंट. ईच पार्टनर वर्क्स इन द टू-फोल्ड कैपेसिटी, दैट इज प्रिंसिपल एंड agent. A partner act as a principal of the firm with outsider, and with the other partner he act as a agent. मतलब क्या कि फॉर एग्जांपल अभी 3 पार्टनर है, जरूरी है हर एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए 3 पार्टनर जाएंगे?
तो कोई एक पार्टनर गया और उसने फर्म के बिहाफ पे अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो किसके बिहाफ पे हुआ है? फर्म के। तो फर्म के बिहाफ पे किया गया कॉन्ट्रैक्ट ये बाकी दो पार्टनर को भी एप्लीकेबल है। मतलब मान लो कि 3 में से एक पार्टनर गया, अभी जो मैंने आपको बोला नहीं भाई कि वो थर्ड पार्टनर ने कॉन्ट्रैक्ट किए, ये दो का थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ध्यान नहीं दिया, और थर्ड पार्टनर के कारण वो जो कॉन्ट्रैक्ट था वो फर्म के लिए था ना, तो ऑटोमेटिकली इनको भी अप्लाई हुआ कि नहीं हुआ? आया समझ में? तो जब आप बिजनेस के लिए जाते हो तो यू आर प्रिंसिपल, एंड जब आप दूसरे पार्टनर्स के साथ काम करते हो तो यू आर एजेंट। मतलब आपने किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट आपके पार्टनर को भी एप्लीकेबल होगा अगर आप फर्म के लिए कॉन्ट्रैक्ट करें तो। डिसॉल्यूशन, अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी डिसॉल्व through agreement between the partner. If a partner wants to close the firm, he can dissolve the firm by giving 14 days notice. The firm can also be dissolved if a partner dies or retires, become insolvent or insane. इसके लिए एक प्रोविजो क्या मैं आपको बोलता हूँ, जब भी आप एग्रीमेंट फॉर्म करोगे, एग्रीमेंट में आप मेंशन करो कि अगर कोई भी पार्टनर की डेथ हो जाती है, कोई भी पार्टनर इनसेन हो जाता है, कोई भी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो क्या रहे हुए पार्टनर बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हैं क्या? ये एग्रीमेंट में मेंशन करना। तो फर्स्ट डे जब आप 3-4 पार्टनर को लेके बैठे हो, पहले दिन क्लियर करो कि भाऊ 2, 4, 5, 10 साल के बाद अगर आप में से कोई पागल हो गया, आप में से कोई इंसॉल्वेंट हो गया, आप में से कोई गायब हो गया, उठा लिया किसी ने या फिर भगवान ने उठा लिया, तो क्या रहे हुए पार्टनर बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं क्या? यस, तो एग्रीमेंट में मेंशन करो। नो, एग्रीमेंट में कुछ भी मेंशन नहीं है। तो पार्टनर रिटायर होने पर कोई भी अगर एक पार्टनर की डेथ होने पर अगर रहे हुए पार्टनर में से कोई भी एक पार्टनर भी क्लेम करता है कि फर्म डिसॉल्व करो, तो फर्म को डिसॉल्व करना ही पड़ेगा। मैं करना ही बोल रहा हूँ। आपके एग्रीमेंट में आपने बोला था क्या कि फर्म कंटिन्यू की? नहीं ना, एक पार्टनर गया है, बचे कितने? 3 में से एक बोला फर्म नहीं चाहिए मेरे को, तो फिर पूरी फर्म बंद होगी। एंड अगर बनती कोशिश फिर अगर दोनों को बिजनेस कंटिन्यू करना है तो नए फर्म के साथ कर सकते हैं। सबको समझ में आया क्या? एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन इन फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म? 100%। कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन? डन। पार्टनरशिप डीड। अब ध्यान दो, स्टैम्प पेपर तो आपने सुना होगा, 100-500 का होता है कि नहीं होता है? अब आप मुझे बताओ, महाराष्ट्र में पार्टनरशिप फर्म का एग्रीमेंट करना कंपलसरी है क्या? मतलब पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है क्या? एंड रजिस्ट्रेशन के लिए एग्रीमेंट कैसा चाहिए? रिटर्न। ओके, आप मान के चलो जुलाई 2012 में मेरा रिजल्ट आया एंड आई गॉट थ्रू दी CA एग्जाम्स। एंड वो होता है ना कि होने के बाद तो जॉब करना तो ठीक है, मतलब नहीं जम रहा था। क्लासेस BCom की बैचेस चलती थी तब, मतलब जस्ट मैंने स्टार्ट की थी, तो आई स्टार्टेड विथ SY BCom। बाद में पता चला कि काम कहाँ करना चाहिए और कहाँ नहीं, बट इनिशियली होता है ना, तो साथ में मैं थोड़े थोड़े फाइल्स भी लेता था। तो मेरे लाइफ का पहला काम रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ओके, अब पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर करनी है, तो मैं बोला अब एक एक्चुअल में कैसे रहता है, जैसे आप एक जोश होता है कि नहीं, वो ये करेंगे वो करेंगे, बड़ा काम करेंगे, ऐसा करेंगे, तो तब तो भाई 5,000 रुपये की मिलने वाली फ़ी भी अपने को एकदम करोड़ों जैसे लगती है। तो फ़ी कितनी मिलने वाली थी? 5,000। बट काम इम्पॉर्टेंट था कि भैया मेरे को एक काम आया। अब मेरे को ये पता नहीं था कि जब आपको महाराष्ट्र में पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करना है तो जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैसे बनाना है। मैंने 1-2 दिन का टाइम लिया, मैंने प्रॉपर पूरा एग्रीमेंट फ्रेम किया, उसमें क्लॉजेस डाले, सब कुछ किया। एंड उसका रजिस्ट्रेशन ऑफिस पुणे में है, लिए सारे डॉक्यूमेंट और गया पुणे के ऑफिस में। अब एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो ऑफिस की हालत हाईली डेंजरस वो टाइम पे, अभी पता नहीं, अभी गया ही नहीं मैं कभी। जैसे उनको डॉक्यूमेंट सबमिट किए, पहले तो एटीट्यूड आपको पता ही है कैसे होता है करके, काय म्हटलं रजिस्ट्रेशन करायचं पार्टनरशिप फर्मचं, आणलेत का डॉक्युमेंट? म्हटलं आणलेत, कुठं आहे हे? ठीक, देखा और ॲज इट इज डॉक्युमेंट मुझे वापस दे दिए। म्हटलं क्यों, क्या प्रॉब्लेम आहे? म्हटले आलं तर पूर्ण अभ्यास करून यायचा, कोणी तुम्हाला तिथे इंग्लिश झाडायला लावली आहे, तो एग्रीमेंट इंग्लिश में का है? मतलब क्यों? बोले आपको इंग्लिश में चाहिए, इंग्लिश में रखो, बट रजिस्ट्रेशन के लिए एग्रीमेंट मराठी में होना कंपलसरी। इंग्लिश वाला सिर्फ एक्सेप्ट नहीं होता, तो इंग्लिश प्लस मराठी इज अलाउड, दोनों दो, बट अब सिर्फ इंग्लिश में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। वापस पुणे से 17 आया एंड अब बोला अपन मराठी में बनाएंगे। तो पहला ही क्लॉज, पार्टनर विल शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ, तो अपने को इंग्लिश की आदत, अब वो मराठी में लिखना था।
होणाऱ्या व्यवसायाचा जो काय नफा तोटा असेल, तो जे काय भागीदार व्यवसायातले असतील ते या समझ गए, अपनी औकात है नहीं, कैंसिल। फिर दोस्त को फ़ोन किया, मैं बोला अरे ये सारी चीज़ें हैं, जैसे एग्रीमेंट है उस मेरे को एग्जैक्ट कन्वर्ट करके दो। अरे अभी तो ठीक है, चैट जीपीटी वगैरह है सब, तब एआई ये टूल ही नहीं था ना, तो जो करना है वो प्रॉपर हो। उसमें मराठी टाइपराइटर मिलते नहीं अपने को जल्दी से, पता है कि नहीं पता है। तो कंपलसरी क्या है कि जब आप पार्टनरशिप को रजिस्टर करते हो तो कंपलसरी महाराष्ट्र में उनको मराठी एग्रीमेंट चाहिए। मेरे को इनिशियली बहुत गुस्सा आया, बिकॉज मेरा पुनः राउंड वेस्ट हुआ ना। ऐसे भी कि जाके क्या करना है, सिर्फ सब, बाकी तो कोई है नहीं। आदमी बोलता है कोई पर्पज कोई पर्पज है तो जाके आएगा। अब गया ऑफिस, मरमर हुई, 1000-2000 खर्चा हुआ, एग्रीमेंट तो कुछ हाथ में आया नहीं, कुछ भी नहीं। अब मेरे को थोड़ा सा गुस्सा था। फिर ओवर द पीरियड मुझे एक ऑफिसर से मिलने का मौका मिला, तो मैंने कुछ जनरल क्वेश्चन पूछे। मैं बोला सर ठीक है, मतलब एग्रीड कि आपके ऐसे रूल्स हैं, हम रिस्पेक्ट करते हैं, बट सर क्या बन सकता है मतलब इस रूल का। बोले आनंद सर, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपका आना एंड देन वो डॉक्यूमेंट रिजेक्ट होना सब सही है, हम मानते हैं कि वो ट्रबल है, बट बोले सर ऐसे कितने लोग हैं जिनको इंग्लिश समझ में आती। आज मैं अगर इंग्लिश में सिर्फ एग्रीमेंट एक्सेप्ट करूँ तो 40% लोगों के साथ फ्रॉड होने की संभावना बढ़ जाएगी, बिकॉज दे डोंट नो इंग्लिश। तो कोई बंदा अगर किसी दूसरे पार्टनर को फंसाना चाहता है जिसको इंग्लिश नहीं आ रहा है, तो शायद वो प्रोविजंस डाल के ऐसी प्रोविजन डालेगा कि जो दूसरे को समझ में ही नहीं आएगी। सो एटलीस्ट हम ये उम्मीद करते हैं कि जब भी पार्टनर उस एग्रीमेंट के ऊपर साइन करेगा तो एटलीस्ट उसको रीड करने आना चाहिए कि अपन किस में एंटर करें। अब सब्सटेंस में नहीं ऐसे, दिस इज 100% करे कि कोई भी बंदे के साथ गलत ना हो, फ्रॉड ना हो। एंड इसीलिए बोले पार्टनरशिप एग्रीमेंट में साइन कौन करता है, पार्टनर करते हैं ना, तो साइन करने से उनको रीड तो करने आना चाहिए। अब मान लो कि कोई ऐसा पार्टनर जो कंपलसरी नहीं है ना इंग्लिश आनी चाहिए करके, तो एटलीस्ट उसको मराठी में रहेगा तो पढ़ेगा, उसको ये तो समझेगा कि हम सही करने जा रहे कि गलत करने जा रहे हैं। आपको सब्सटेंस समझा कि मराठी में क्यों होना चाहिए करके। एंड दैट्स वाई आज भी एग्रीमेंट मराठी में कंपलसरी है अगर आपको महाराष्ट्र में पार्टनरशिप फॉर्म करना है तो। द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द पार्टनरशिप एग्रीमेंट अमंग पार्टनर इज कॉल्ड एज अ पार्टनरशिप डीड, कि जो डॉक्यूमेंट में पार्टनर्स के बीच में जो सारी चीज़ें एग्री हुई है वो हम लिखते हैं, दैट इज पार्टनरशिप डीड। इट कंटेन्स द टर्म्स एंड कंडीशंस विच आर एग्रीड अपॉन बाय ऑल द पार्टनर। एन एग्रीमेंट में बी रिटर्न और ओरल, बट व्हेन इट्स रिटर्न इट इज कॉल्ड एज अ डीड। एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, बनती कोशिश कैसा चाहिए, रिटर्न। एंड अगर आपका एग्रीमेंट रिटर्न है तो हम उसको क्या कहेंगे, डीड कहेंगे। The Partnership Act does not make it compulsory to have a written agreement. However, in case of dispute among the partner, it is always in the best course to have a written agreement duly signed by all the partners and registered under the Act. मतलब रिटर्न एग्रीमेंट कंपलसरी, बट जनरली कैसे होना चाहिए, ताकि कल अगर कोई भी डिस्प्यूट हो जाए तो एटलीस्ट पार्टनर को मतलब कोर्ट ऑफ लॉ में सबमिट करने के लिए कुछ रहे। Partnership deed contains rules and regulations formed for the internal management of the firm. It is also an article of the partnership firm. अभी आप मुझे बताओ, देखो आज है, आज 2-4 लोग एक साथ आ रहे हैं, आज बहुत प्यार है, गारंटी नहीं है गाइस फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो रूल नंबर 1, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको पहले प्रैक्टिकल रहने आना चाहिए। आप क्लाइंट के इमोशंस में नहीं जा सकते, बिकॉज आज वो 4 लोग आपके सामने आके बैठे, आज 4 लोगों का बहुत जम रहा है, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को बर्थडे गिफ्ट को बाइक गिफ्ट कर रहा है, दूसरा पार्टनर घड़ी गिफ्ट कर रहा है। भाई आज का प्यार है, 2 साल के बाद बिजनेस ग्रो होगा, एंड अगर उनके बीच में कोई डिस्प्यूट आ गया तो तुम क्या करोगे। एंड इसीलिए सबसे बेटर क्या है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ये भी बता दो कि फर्म का ऑपरेटिंग कैसे होगा। मतलब सर ये समझ में नहीं आया, प्रॉफिट शेयरिंग तो है ही, कौन से रेशो में, जो उनके बीच में डिसाइड हुआ है, एंड डिसाइड नहीं हुआ है तो कौन सा रेशो, इक्वल, ये मान गए। बट मान लो कि कल जाके ऐसे हुआ 4 पार्टनर में से 2 पार्टनर गधे जैसे काम कर रहे, दिन रात फर्म के लिए काम कर रहे, और 2 पार्टनर अपनी पर्सनल लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। मियरली किसकी वजह से, तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में PSR इक्वल बोला गया है। आप अगर उनकी जगह होते कितने दिन आप सहन करेंगे। आप 2-4 महीना देखोगे कि हम दोनों बहुत काम कर रहे, वो दोनों मंथ एंड गोवा, मंथ एंड और कहीं घूमने जा रहे हैं, और अपन दोनों बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं, बिजनेस का ग्रोथ, बिजनेस का है, बिजनेस को कितने दिन तक आप कर पाओगे। कहीं ना कहीं एक
जो डिफरेंसेस है वो क्रिएट होना चालू होंगे क्या? अब जो दो पार्टनर काम कर रहे उन्होंने डिमांड क्या की, ठीक है आपको आपका पर्सनल लाइफ एंजॉय करना है, आप करो, आपको जिधर जाना है जाओ। एक काम करो, जो दो हम पार्टनर बिजनेस के लिए ज़्यादा काम करें, हमको आप मंथली सैलरी देना चालू करो। तो मंथली आप हमें 1-1 लाख रुपया दो, वो 12-12 लाख रुपए की साल की सैलरी जाने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो वी आर हैप्पी टू वर्क फॉर आवर फर्म। बट आप काम भी नहीं करेंगे, प्रॉफिट भी हमारे जितना लेंगे, तो ये कैसे चलेगा? रेलवे पार्टनर ने बोला नहीं जमेगा, तुम भी घूमो हमारे साथ। बाहर में गया बिजनेस। अब आप क्या करोगे? आप बोलेंगे सर क्या प्रॉब्लम है सैलरी देने में? प्रॉब्लम नहीं है, बट आपने डिड बनाते हो मेंशन नहीं किया। मतलब फर्म के अंदर की जो सारी चीजें होने वाली है वो आपको डिड में मेंशन करना जरूरी है कि भाई पार्टनर इज एंटाइटल्ड फॉर सैलरी, पार्टनर इज एंटाइटल्ड फॉर कमीशन। जैसे आपने वो डिड में डाल दिया ना, फिर उसको सैलरी लेने का अधिकार है। अगर आपने वो डिड में नहीं डाला हुआ तो पार्टनर को सैलरी कमीशन लेने का अधिकार नहीं है। समझ में आया क्या? तो मैक्सिमम चीज़ें डिड में आ जानी चाहिए कि फर्म का ऑपरेटिंग कैसे होगा, क्या होगा। अब सर जब हम पार्टनरशिप का एग्रीमेंट बनाएंगे तो सर उस एग्रीमेंट में क्या क्या आना चाहिए? What are the clauses? What are the things that are to be covered in that agreement? Number 1, name and address of the firm and its main business. आपके फर्म का नाम क्या है, आपके फर्म का मेन बिजनेस क्या है और आपके फर्म का एड्रेस क्या है, नंबर 1। नंबर 2, नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल द पार्टनर्स एंड ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप। कि सारे पार्टनर के नाम, सारे पार्टनर के एड्रेसेस एंड पार्टनरशिप का ड्यूरेशन। सर पार्टनरशिप का ड्यूरेशन कैसे मेंशन कर सकते हैं? अगर आपके पार्टनरशिप का ड्यूरेशन नहीं है, मतलब आप बोल रहे हो कि सर लाइफ टाइम बिजनेस हम चलाएंगे, तो ड्यूरेशन मेंशन मत करो। बट कभी कभार कुछ पार्टनरशिप्स कैसे होती है पता है? फॉर अ शॉर्ट पर्पज। जैसे फॉर एग्जांपल कल आप सब लोग ग्रो हो गए, अपनी अपनी फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हो, और मान लिया आपके दोस्त ने एक ऑफर लेके आया कि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट है और 10 करोड़ रुपया लगाने का है। एक काम करते हैं अपन 5 लोग मिलकर 10 करोड़ रुपया लगाते और जो भी प्रॉफिट होगा वो शेयर करते हैं। मतलब यहाँ पे आप जो 5 लोग 10 करोड़ रुपए का कैपिटल कलेक्ट करके एक काम परफॉर्म करना चाहते हो, वो लिमिटेड है क्या? आपका पार्टनरशिप कब तक है? जब तक वो ब्रिज बन रहा है। जिस दिन वो ब्रिज बन गया आपका पर्पस खत्म, आपकी पार्टनरशिप खत्म। तो ऐसा कोई अगर स्पेसिफाइड ड्यूरेशन है तो वो भी आपको डिड में मेंशन करना पड़ेगा। थर्ड चीज आपको मेंशन करनी पड़ेगी कि हर एक पार्टनर ने कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हर एक पार्टनर का कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना है। नंबर 4, रेशियो इन विच प्रॉफिट एंड लॉसेस आर टू बी शेयर्ड। अभी बात हुई थी क्या कि पीएसआर क्या आएगा? राइट, ड्यूटीज एंड लायबिलिटी। हर एक पार्टनर का राइट क्या है, हर एक पार्टनर की ड्यूटी क्या है और हर एक पार्टनर की लायबिलिटीज कितनी है। आया समझ में? ये सारी चीजें हम कहाँ पे मेंशन करने वाले? फर्स्ट, ये सारी चीजें हम कहाँ पे मेंशन करने वाले? पार्टनरशिप। प्रोविजन रिलेटेड टू एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ अ पार्टनर। साथ में आपको भी देखना जरूरी है, अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाएगी, कोई पार्टनर, देखो क्या है ना गाइस, प्रैक्टिकल वर्ल्ड है। हालांकि ठीक है इमोशन से सब है, बट इमोशनली काम कभी मत करना। आपको आपके पार्टनर के लिए जो भी करना है ना, आउट ऑफ बॉक्स जाके आप बिजनेस के बाहर जाके कुछ भी करो, बट मेरा ही दोस्त है, मेरा ही भाई है करके चल ठीक है तू ज़्यादा शेयर ले ले, मैं कम लेता हूँ। आपको पता है ना कि मेरा शेयर इतना डिजर्विंग है, डिड में वही रखो। रीज़न क्या है कि आपके आगे के डिस्प्यूट्स अगर कुछ क्रिएट हुए तो वो आपके रिलेशन तो खराब करेगा, मेनली वो पूरे बिजनेस की प्रोसेस खराब कर देगा। आया समझ में? एंड इसलिए पहले से ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि अगर कोई पार्टनर को एडमिट करना है, कोई पार्टनर की रिटायरमेंट या फिर कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उससे रिलेटेड बिजनेस की प्रोविजंस क्या रहेगी। साथ में हर एक पार्टनर ने जो भी कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, आई रिपीट, हर एक पार्टनर ने जो भी कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट रहेगा। मतलब सर आपको वो एक एडजस्टमेंट दिया जाए क्या फाइनल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पी एंड एल के डेबिट में ऐड टू कैपिटल। पार्टनर ने जो भी कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट लेने का अधिकार है। कब? अगर डिड में बोला होगा तो। मतलब सर अगर डिड में नहीं बोला नहीं मिलेगा, सिंपल। सो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं। कब? डिड में मेंशन किया होगा तो। राइट, इंटरेस्ट ऑन लोन, ड्राइंग, पार्टनर को ड्राइंग के ऊपर भी इंटरेस्ट मिल सकता है। कब? मतलब पार्टनर के पास से अपन ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट ले भी सकते हैं। कब? अगर डिड में मेंशन किया होगा तो। लोन से लेकर प्रोविजन अलग है।
सर मतलब पार्टनर से अगर आपने लोन लिया और डीड में रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन किया हुआ नहीं है, फिर भी हम पार्टनर को इंटरेस्ट दे सकते हैं। आया समझ में? पार्टनर मतलब डीड में मेंशन नहीं है, फिर भी लोन के ऊपर हम इंटरेस्ट दे सकते हैं। कैसे? आगे आने वाला है। सैलरी कमीशन इफ एनी पेबल टू पार्टनर, मतलब अगर पार्टनर को आप कोई भी सैलरी कमीशन पे करना चाहते हो, यू कैन, बट आपको किस में मेंशन करना पड़ेगा? डीड में। डीड में है तो आप पार्टनर को चाहिए उतना सैलरी दो। एक्चुअली पार्टनरशिप एक्ट के कुछ लिमिटेशन है सैलरी देते वक्त, बट अभी हम लीगल एस्पेक्ट में नहीं जा रहे, हम अकाउंटिंग एस्पेक्ट में है, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे कंट्रोल कर रहा हूँ। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, साथ में आपको ये भी मेंशन करना है डीड में कि जैसे आपने कि कोई पार्टनर को सैलरी कितना मिलेगा, कमीशन कितना मिलेगा, वैसे ही अगर फर्म डिसॉल्व होती है तो अकाउंट सेटल कैसे होंगे। मतलब ये आपका एग्जिट प्लान हुआ क्या? बंद होने पर क्या होगा? बोला था ना आपको कि एग्जिट प्लान होना चाहिए, कंपलसरी होना चाहिए। साथ में अगर पार्टनर के बीच में कुछ डिस्प्यूट हो ही गए तो डिस्प्यूट में सेटलमेंट कैसे होगी। आया समझ में? एंड एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, और अगर कोई भी ऐसी चीज़ की जो बिजनेस से रिलेटेड है एंड आप वहाँ पे मेंशन करना चाहते हो तो आप एग्रीमेंट में मेंशन कर सकते हो, बट ये चीज़ें तो भी एटलीस्ट आपके एग्रीमेंट में आनी चाहिए। तो आपका एग्रीमेंट कैसे फुल फ्लेश्ड एग्रीमेंट रहेगा कि कल अगर डिस्प्यूट हो भी जाता है तो फर्म प्रॉब्लम में नहीं आएगी, बिकॉज सारी चीज़ें 100% वहाँ पे क्लैरिफाई की हुई है। सबके समझ में आया? कोई भी डाउट नहीं, कोई भी कंफ्यूजन नहीं? चलो रीड करो एक बार, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड पार्टनरशिप डीड, सब लोग एक साथ रीड करेंगे। सारे पॉइंट्स रीड करो फटाफट। तो बात खत्म, सामने वाला शहीद हो जाएगा। एक टॉपिक है, देखो आपको नहीं बहुत इंटरेस्टिंग है, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म करके। उस डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में आपको सम्स है कि व्हाट इफ ऑल पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट, देन जो भी डिफरेंस आएगा, देख ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या है कि क्रेडिटर, बैंक लोन, ये जो हमारे लाइबिलिटी है ये पूरी तरह से सेटल होने वाले, जो नहीं होंगे वो नहीं होंगे, वो उनका लॉस है। समझ में? बिकॉज कोर्ट ऑफ लॉ क्या कर सकते ज़्यादा से ज़्यादा, जो बंदे ने मतलब जो बंदा पार्टनर है उसका पर्सनल प्रॉपर्टी बेच सकते, उसके ऊपर क्या करेगी कोर्ट ऑफ लॉ? उसके ऊपर फिर सामने वाले को ही समझना है कि अपना नुकसान है करके, जिसको लीगल टर्म में क्रेडिटर और बैंक लोन के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिशिएंसी कहा जाता है। मतलब उनके लिए बैड डेट्स, अपने लिए डेफिशिएंसी है। समझ में? बेसिक ये देखिए मारवाड़ी कैसे बोल रहा है, इमीडिएटली कैसे होता है पता है क्या, कि आपने अगर कुछ कॉर्पोरेट लोगों का हिस्ट्री देखा तो वही है ना, अब पर्सनली उसकी प्रॉपर्टी लेवल, अभी कंपनी एक्ट के रूल्स चेंज हुए, पार्टनरशिप में अभी तक इंप्लीमेंट होना बाकी। अगर कल जाके बंदा ए इंसॉल्वेंट है तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी अटैच होगी, उसके रिलेटिव्स की नहीं हो सकती। देखो ना बड़े बड़े लोग अपने बेटी के नाम के ऊपर एसेट लेंगे, वाइफ के नाम के ऊपर एसेट लेंगे, क्यों? कल जाके अगर मेरा कुछ गड़बड़ हो गया तो मेरा खाना पीना सब कुछ सेट रहना चाहिए। फैक्ट है ना कि बीवी के नाम पे एसेट है, मेरी पर्सनल साड़ी मैंने बेच दी, मेरी मतलब वो बंदे की मैं बात कर रहा हूँ आया समझ में? तो यही होगा ना। तो हाँ, कंपनीज एक्ट में अभी काफ़ी रूल्स अमेंड हुए यही चीज़ से लेकर, बट अपना वो पार्टी नहीं है ना अभी, उसमें और नहीं जाएंगे। हाँ हाँ, उस केस में प्रॉब्लम है कि एटलीस्ट इसका जितना पोर्शन है ना वो
कर सकते हैं, मतलब उसके ऊपर वो क्लेम कर सकते हैं। बिकॉज जॉइंट ओनर का मीनिंग क्या है, 50 फॉर एग्जाम्पल 50% मेरा एसेट है तो मेरा पर्सनली हुआ ना, तो जॉइंट ओनरशिप कैन नॉट बी अ रीज़न कि आप उस एसेट को बचा सकते हो। जो रिलेटिव का है ठीक है, बट जितना मेरा शेयर है आई नीड टू ये डन, कि वहाँ पे मेरा जितना शेयर है वो मुझे कहीं ना कहीं लाइबिलिटी रिपे करने के लिए यूज करना पड़ेगा। आई नीड टू पे लाइबिलिटी फ्रॉम माई शेयर एक्चुअली, गेटिंग। चलो फटाफट पूरा रीड करो। अब अगर आपको मैंने एक बेसिक क्वेश्चन पूछा कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि नहीं सर फिर पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट है, हाउ मेनी ऑफ यू थिंक कि सर पार्टनरशिप डीड इंपॉर्टेंट है, या फिर अगर इंपॉर्टेंट है तो क्यों? मतलब इंपॉर्टेंट है ही, बट क्या क्या फायदे हो सकते हैं ये मैं आपको पूछ रहा हूँ। इंपॉर्टेंस, अगर आपको कोई भी चीज़ का, मतलब मैं एक ह्यूमन साइकोलॉजी आपको बता रहा हूँ, अगर आपको कोई भी चीज़ का इंपॉर्टेंस जानना है ना, तो आप हमेशा उल्टा करना, ऐसे एज्यूम करना कि व्हाट इफ अगर वो नहीं है, व्हाट इफ अगर वो नहीं है तो अपने को देखो वो आपके सामने और आप उसका इंपॉर्टेंस देखने की कोशिश करो। शायद आपको चीज़ें फास्ट क्लियर नहीं होगी, बट मान लो आप बिजनेस करो, आप 3 पार्टनर हो और आप डीड बनाना भूल गए। आप सारी चीज़ें जो आपके दिमाग में आएगी ना, आपको 10 साल पार्टनरशिप डीड होता, ये नहीं होता, होता ये नहीं होता, होता तो हम ये कर सकते थे। आपको समझ में आया क्या? तो अगर आप कोई भी लोग बिजनेस करो, आप पार्टनरशिप डीड बनाना भूल गए, तो क्या क्या चीज़ें आप फेस करोगी इज इंपॉर्टेंस। आया कि नहीं आया समझ में? कितनी भी चीज़ें हो सकती, राइट? सो अगर आप वहाँ पे देखते हो, partnership deed is a very important document because it is a written agreement which contains all the terms and conditions of the partnership business. It forms the basis of the mutual relationship among the partners. Moreover, the partnership deed regulates the right, duties and liability of all the partners as well as of firm. मतलब पार्टनरशिप डीड क्या करेगा? पार्टनर की राइट्स, पार्टनर की ड्यूटीज, पार्टनर की लाइबिलिटी, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, सारे प्रोविजन डीड बता रहा है ना। अब डीड ही नहीं होगा, आपको क्या, कभी ना कभी ये चीज़ें होगी ना, कभी ना कभी पार्टनर को लेना पड़ेगा एडमिशन के तौर पे, नए पार्टनर को रिटायर होना पड़ेगा, किसी को, किसी की डेथ हो सकती है, तब करोगे क्या आप अगर डीड नहीं है तो? एंड इसलिए पार्टनरशिप डीड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बिकॉज इट प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर ऑल द यू नो डीड या एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स की क्या हुआ है क्या नहीं। सो बाय हैविंग पार्टनरशिप डीड पार्टनर डिस्प्यूट्स इन फ्यूचर मे बी अवॉइडेड। तो पार्टनर के सारे, देखो डिस्प्यूट करना ही है तो एनी वो कोई भी पॉइंट पकड़ सकता है, बट अगर आपका डीड बहुत क्लियर है ना तो 95% डिस्प्यूट जगह पे खत्म हो जाएंगे, बिकॉज डीड पे सबने साइन किया हुआ है, मतलब डीड सबको मंजूर था ना, तो उसके अगेंस्ट जाके अब काम नहीं होगा। हेंस इट इज ऑलवेज इन फेवर टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट दैट इज पार्टनरशिप डीड ड्यूली साइन बाय ऑल द पार्टनर एंड रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। एंड इसीलिए उन्होंने बोला है कि ये हमेशा पार्टनरशिप के फेवर में रहेगा कि आपको रिटर्न एग्रीमेंट करना है और उसके ऊपर सब पार्टनर को साइन करना है एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? हाँ, डीड को अमेंड करना प्रैक्टिकली पॉसिबल है, वही प्रोसेस, सब पार्टनर को एक जगह पे बिठाओ, बोलो उनको, और होता है डीड अमेंड होते रहेगा। जनरली मेजर अमेंडमेंट कब होती है पता है क्या? कि मान लो 3 पार्टनर थे ABC, मतलब ये काम भी मज़ा आता है करने में, ABC कि अभी मान लो एक की डेथ हो गई एंड अब प्रोविजो क्या बोल रही है कि अगर कोई भी पार्टनर की डेथ होती है तो उसके बेटे को उसकी जगह पे पार्टनर बनने का अधिकार है। तो अब जब उसका बेटा आएगा, अब प्रॉब्लम देखो क्या है ना कि ए की जगह जब उसका ए का बेटा आएगा, बी और सी का पर्सनल नेचर हमें बीच में नहीं लाना, बट प्रैक्टिकली बात करो तो ए का बेटा ए का एक्सपीरियंस लेके नहीं आएगा। जो पार्टनर रहता वो 30 साल से इतना एक्टिव था फर्म में, उसके कॉन्ट्रैक्ट्स इतने थे, वो इतना एक्सपीरियंस था कि वो कॉन्ट्रैक्ट ऐसे क्रैक करता था। अब उसकी डेथ हो गई है, अब उसकी जगह पे अगर आप उसके बेटे को ले रहे हो तो आप एज अ पार्टनर लो, बट तुरंत उसको ए जितना शेयर देना बी और सी के लिए कंफर्टेबल नहीं है ना। तो सेम डिस्प्यूट्स कैसे भी होता है, तो अगर डिड में है तो दैट ये क्या हुआ, अमेंडमेंट ही हुआ ना। फिर अगर ए का बेटा समझने के लायक है, जनरली क्या है ना कि देखा है कि चीज़ें बहुत ईजिली जाती है आगे, फिर आप उनको समझा सकते हो कि भाई तेरे पापा का शेयर अगर फर्म में 30% था, 40% था, तो हम 20 से चालू करेंगे, एंड जैसे से आगे आपका इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा विल ट्राई टू गिव शेयर ऑफ, बिकॉज ये चीज़ें आपको
अमेंडमेंट करके ही करनी पड़ेगी ना, ओरली थोड़ी होगा, राइट। और कुछ डाउट उसमें? अब ये सारी चीज़ें ठीक है। मान लो कि पार्टनर ने शुरुआत में ABC ने 10-10 लाख का कैपिटल लाया। कैपिटल मान लो शुरुआत में A ने 10 लाख लाया, B ने 5 लाख लाया और C ने 4 लाख लाया। शुरुआत में लाया हुआ कैपिटल एंड तक सेम रहेगा क्या अलग अलग होगा? बिकॉज ड्यूरिंग देयर प्रॉफिट होगा वो कैपिटल में ऐड होगा, ड्राइंग होगा वो कैपिटल में से लेस होगा, कोई पार्टनर सैलरी लेगा वो कैपिटल में से लेस होगा, किसी पार्टनर को कोई पार्टनर सैलरी लेगा वो कैपिटल में ऐड होगा, कोई पार्टनर को कमीशन मिलेगा वो कैपिटल में ऐड होगा। मतलब आपको नहीं लगता फर्स्ट डे से लाया हुआ जो भी कैपिटल है, आई रिपीट, फर्स्ट डे से लाया हुआ जो भी कैपिटल है उसका प्रॉपर वैल्यू बिजनेस में लास्ट तक मेंटेन होना चाहिए। बिकॉज अरे 5-5 लाख रुपए का कैपिटल लेके क्या वैल्यू होगी? 5-5 लाख। मेरे सर का केस था, भारी था, ऐसे ही 4 पार्टनर थे, एक उनको प्रोजेक्ट मिला, 5 लाख रुपए से प्रोजेक्ट चालू किया, वो इतने हिट हो गए चारों। मतलब ये इतना फास्ट ग्रोथ कंस्ट्रक्शन में बहुत पॉसिबल हुआ है लोगों को। 2003-4 से लेकर 2015 तक, जो 10 तक बेसिकली 5 लाख का लाया हुआ कैपिटल 10 साल में हमने देखा है कि उनका कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन 1.5 करोड़ हो गया था। सर इसका मतलब क्या वो 1 करोड़ 45 लाख नहीं लाए क्या? नहीं ना, 20 लाख से जगह ली। नसीब देखो क्या होगा, आज जगह ली है आज, और 3 दिन के बाद सेम जगह 35 लाख में बेची है हमारे सर वो कॉन्ट्रैक्ट में। तो बेसिकली मैंने आपको उस दिन भी बोला कि हम 2 जो आर्टिकल थे, एक अहमदनगर से था, एक मैं, और हमारा रिलेशन थोड़ा ऐसा फ्रेंडली बोल सकते हैं। तो हमारे सर की एक आदत क्या, एक डील क्रैक हुई कि एक खाने का पार्टी। तो आज उन्होंने 20 लाख का वो ज़मीन दिलवाया, आज खाने को जाना है। और अपन तो क्या कि मेस पे तो खाना ऐसे भी लोगों को पसंद नहीं है। सर का फ़ोन आया, फुकड़ते पौष्टिक, चला बराबर है क्या? 3 दिन के तुरंत सर का फ़ोन, क्या आज भी खाना? मैंने बोला क्या बात है सर, मैंने बोला खुश हो रहे आप, नई डील की? नहीं बोले, 2-3 दिन पहले जो डील हुई थी वही वापस निकल गई। 20 लाख का ज़मीन कैसे जा सकता है 35 लाख में? मैं 10 साल से यार सोच रहा हूँ कि अपने साथ ऐसा क्यों नहीं होता है, बट गया है ज़मीन। उसमें क्या था कि बाजू में एक बड़ा प्रोजेक्ट आया एंड उनको वो ज़मीन की बहुत, तो बोलते हैं ना कि अभी मेरे को बड़ा प्रोजेक्ट करना है तो वो भी मिल जाएगा तो और बड़ा बनेगा, उस हिसाब से तो पॉसिबल है। आप पार्टनरशिप पॉइंट ऑफ व्यू के अकाउंटिंग से अगर आप देखेंगे तो ये पार्टनर आते हो 5-5 लाख लेके आए थे, 10 साल में अगर वो 1.5 करोड़ बन गए तो वो 1.5 करोड़ बने बताएगा कौन? आपके अकाउंट्स बताएंगे ना। मतलब कैपिटल को प्रॉपर मेंटेन करना पड़ेगा क्या? एंड इसलिए पार्टनरशिप में कैपिटल को मेंटेन करने के लिए 2 मेथड्स है। एक मेथड है फिक्स कैपिटल मेथड और दूसरी मेथड है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। एंड नाउ क्वेश्चन कम्स टू माइंड, ये तो हम बेसिक देखने वाले कल प्रोविजंस, बट तो कैपिटल मेंटेन करने के कितने मेथड्स है? 2। फिक्स एंड फिक्स कैपिटल मेथड में हम क्या करेंगे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हम क्या करेंगे, मतलब डायरेक्टली एंट्रीज और प्रॉब्लम्स आए हैं क्या, और कल के लेक्चर में हम इसके एंट्रीज पढ़ने वाले। सबके दिमाग में गया 100%? दैट्स इट। 1 मिनट से मुझे काउंट लेने दो, थोड़ा सा एनालिसिस करना ज़रूरी है, फिर आप बाहर निकल सकते हो। एक मिनट रुको सिर्फ, एक मिनट। लेक्चर तो कल कंटिन्यू करेंगे अपन।